हेलो बच्चों, मैं शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से। आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं हिंदी के सैंपल क्वेश्चन पेपर को लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम सैंपल क्वेश्चन पेपर के खंड अ के बारे में चर्चा करेंगे कि आपको खंड अ में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर के लिए पूछे जाते हैं और आपको किस तरह से उन प्रश्नों को हल करना है। इस वीडियो में हमने सभी प्रश्नों को उत्तर प्रस्तुत किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और आपको अपने हिंदी के पेपर को हल करने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए ज्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड अ में आपको वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी खंड अ में आपको जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो मल्टीपल चॉइसेस के आधार पर पूछे जाते हैं। आपको चॉइसेस दी जाती हैं, आपको उन चॉइसेस में से सही उत्तर को ढूंढकर जो है अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। तो किस तरह से आपको ये प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने अंक के लिए पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपको अपठित गद्यांश पूछा जाता है, यानी आपको जो यहाँ पर गद्यांश पूछा जाएगा वो आपकी पाठ्य पुस्तक से नहीं पूछा जाता है, वो कहीं से भी रैंडमली आपसे पूछा जाएगा। इसके लिए आपको 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी जो भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लिए अलग अलग अंक दिए जाएंगे और इस गद्यांश के लिए पूरे अंक 5 आपको निर्धारित हैं। तो जो आपका प्रश्न पत्र है उसमें पहले प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा कि नीचे 2 गद्यांश दिए गए हैं, किसी गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि आपको 2 गद्यांश दिए गए हैं और उनमें से आपको चॉइस दी गई है। आपको उनमें से एक गद्यांश को चूज करना है, उसे ध्यान से पढ़ना है और जो उस पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तर देने हैं। तो जो पहला गद्यांश दिया गया है उसके नीचे जो है आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि यदि आप इस गद्यांश का चयन करते हैं तो कृपया उत्तर पुस्तिका में लिखें कि आप प्रश्न संख्या 1 में दिए गए गद्यांश 1 पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं। यानी यदि आप गद्यांश 1 को चूज कर रहे हैं तो आपको अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें आपको वहां पर प्रश्न संख्या 1 लिखनी है और गद्यांश 1 लिखना है, ताकि जो आपकी उत्तर पुस्तिका को चेक करने वाला अध्यापक है उसे डायरेक्ट पता चल जाए कि आपने गद्यांश 1 को चूज किया है। तो पहला गद्यांश इस तरह से आपको दिया गया है। वर्तमान युग कंप्यूटर युग है। यदि भारतवर्ष पर नजर दौड़ाकर देखें तो हम पाएंगे कि जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है। बैंक, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, डाकखाने, बड़े बड़े उद्योग कारखाने, व्यवसाय, हिसाब किताब, रुपए की मशीनें कंप्यूटरीकृत हो गई हैं। अब भी वह कंप्यूटर का प्रारंभिक प्रयोग है। आने वाला समय इसके विस्तृत फैलाव का संकेत दे रहा है। प्रश्न उठता है कि क्या कंप्यूटर आज की जरूरत है? इसका उत्तर है कंप्यूटर जीवन की मूलभूत अनिवार्य वस्तु तो नहीं है, किंतु इसके बिना आज की दुनिया अधूरी जान पड़ती है। सांसारिक गतिविधियों, परिवहन और संचार उपकरणों आदि का ऐसा विस्तार हो गया है कि उन्हें सुचारू रूप से चलाना अत्यंत कठिन होता जा रहा है। पहले मनुष्य जीवन भर में अगर 100 लोगों से संपर्क में आता था तो आज वह 2000 लोगों के संपर्क में आता है। पहले दिन में 5-10 लोगों से मिलता था तो आज 50-100 लोगों से मिलता है। पहले वह दिन में काम करता था तो आज रातें भी व्यस्त रहती हैं। आज व्यक्ति के संपर्क बढ़ रहे हैं, व्यापार बढ़ रहे हैं, गतिविधियां बढ़ रही है, आकांक्षाएं बढ़ रही है, साधन बढ़ रहे हैं। इस अनियंत्रित गति को सुव्यवस्था देने की समस्या आज की प्रमुख समस्या है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इस आवश्यकता ने अपने अनुसार निदान ढूंढ लिया है। कंप्यूटर एक ऐसी स्वचालित प्रणाली है जो किसी भी अव्यवस्था को व्यवस्था में बदल सकती है। हड़बड़ी में होने वाली मानवीय भूलों के लिए कंप्यूटर रामबाण औषधि है। क्रिकेट के मैदान में एम्पायर की निर्णायक भूमिका हो या लाखों करोड़ों की लंबी लंबी गणनाएं, कंप्यूटर पलक झपकाते ही आपकी समस्या हल कर सकता है। पहले इन कामों को करने वाले कर्मचारी हड़बड़ाकर काम करते थे, एक भूल से घबराकर और अधिक गड़बड़ी करते थे। परिणाम स्वरूप काम कम, तनाव अधिक होता था। अब कंप्यूटर की सहायता से काफी सुविधा हो गई है।
तो ये था आपका पहला गद्यांश। समापन पर आपको निर्देश दिया जाता है कि निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। यानी अब आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जो मल्टीपल चॉइसेस होंगी और उसमें आपको जो सबसे सही लगेगा उसे चूज करके जो है उत्तर पुस्तिका पे लिख लेना होगा। तो गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है कि वर्तमान युग कंप्यूटर का युग क्यों है। आपको विकल्प दिए गए हैं कि कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना असंभव सी हो गई है। दूसरा विकल्प है कंप्यूटर ने पूरे विश्व के लोगों को जोड़ दिया है। तीसरा विकल्प है कंप्यूटर जीवन की अनिवार्य मूलभूत वस्तु बन गया है। चौथा विकल्प दिया गया है कि कंप्यूटर मानव सभ्यता के सभी अंगों का अभिन्न अवयव बन चुका है। अब इन चारों में से सबसे जो उपयुक्त विकल्प आपको लगेगा आपको उसे चूज करके लिखना है। और यहाँ पर जो उपयुक्त विकल्प है वो है नंबर 4 यानी कंप्यूटर मानव सभ्यता के सभी अंग नंबर 4 यानी कंप्यूटर मानव सभ्यता के सभी अंगों का अभिन्न अवयव बन चुका है, क्योंकि इस विकल्प में जो है ऊपर के तीनों विकल्प भी जुड़ जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है गद्यांश के अनुसार कंप्यूटर के महत्व के विषय में कौन सा विकल्प सही है। तो पहला दिया गया है कंप्यूटर काम के तनाव को समाप्त करने का उपाय है। दूसरा विकल्प दिया गया है कंप्यूटर कई मानवीय भूलों को निर्णायक रूप से सुधार देता है। तीसरा विकल्प है कंप्यूटर के आने से सारी हड़बड़ाहट दूर हो गई है। और चौथा विकल्प है मानव की सारी समस्याओं का हल कंप्यूटर से संभव है। यहाँ पर जो चारों विकल्प है उनमें से हमें जो सही विकल्प लगा वो है तीसरा विकल्प, यानी कंप्यूटर के आने से सारी हड़बड़ाहट दूर हो गई है। क्योंकि जब हड़बड़ाहट ही नहीं होगी तो जो आपके दूसरे 3 विकल्प हैं वो भी जो है इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो कोई तनाव नहीं होगा, मानवीय जो भूलें हैं वो नहीं, समस्याएं हल हो जाएगी। इसलिए हमें यहाँ पर तीसरा जो विकल्प है वो सही लगा और उसे हमने उत्तर के रूप में चूज किया है। तीसरा जो प्रश्न है वो पूछा गया है गद्यांश के अनुसार किस आवश्यकता ने कंप्यूटर में अपना निदान ढूंढ लिया है। तो यहाँ पर आपको विकल्प दिए गए हैं अनियंत्रित कर्मचारियों के अनुशासित करने के, अनियंत्रित गति को सुव्यवस्था देने की, अधिक से अधिक लोगों से जुड़ जन जागरण लाने की और अधिक से अधिक कार्य कभी भी और कहीं भी करने की। तो यहाँ पर जो इन सभी विकल्पों में से हमें सही विकल्प लगा वो लगा दूसरा विकल्प, यानी अनियंत्रित गति को सुव्यवस्था देने की। क्योंकि यदि आपने गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो वहां पर एक पंक्ति आई थी जहां पर लिखा था कि जो कंप्यूटर है उसने जो है सुव्यवस्था लाई है अनियंत्रित गति में। तो इसलिए हमें दूसरा जो विकल्प है वो सही लगा और हमने उसे उत्तर के रूप में चूज किया। चौथा जो प्रश्न से पहले अधिक तनाव क्यों होता था। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। लंबी लंबी गणनाएं करनी पड़ती थी, गलतियों के डर से कर्मचारी घबराए रहते थे, क्रिकेट मैदानों में गलत निर्णय का खतरा रहता था और मानवीय भूलों के कारण बड़ी दुर्घटनाएं होती थी। तो यहाँ पर जो हमें सही विकल्प लगा वो था गलतियों के डर से कर्मचारी घबराए रहते थे। इसलिए जो है कंप्यूटर के प्रयोग से पहले अधिक तनाव रहता था। क्योंकि यदि आपने जो गद्यांश सही से पढ़ा होगा तो वहां पर एक पंक्ति ये भी आई थी कि कर्मचारी जो है वो बहुत ज्यादा घबराए रहते थे, इसलिए उन्हें तनाव रहता था और ज्यादा गलती होने की संभावनाएं ज्यादा रहती थी। इसलिए यहाँ पर हमें सही विकल्प लगा नंबर 2, यानी गलतियों के डर से कर्मचारी घबराए रहते थे, इसलिए जो है तनाव ज्यादा होता था। पांचवा जो प्रश्न पूछा गया है गद्यांश का वो है कंप्यूटर के बिना आज की दुनिया अधूरी है क्योंकि। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए हैं। पहला है सारी व्यवस्था उपकरण और मशीनें कंप्यूटरीकृत है। दूसरा विकल्प है कंप्यूटर ही मानव एकीकरण का आधार है। तीसरा विकल्प है कंप्यूटर ने सारी प्रक्रियाएं आसान बना दी है। और चौथा विकल्प है कंप्यूटर द्वारा मानव सभ्यता अधिक समर्थ हो गई है। अब यहाँ पर जो सारे विकल्प हैं उनमें से हमें सबसे सही विकल्प लगा पहला विकल्प, यानी सारी व्यवस्था उपकरण और मशीनें कंप्यूटरीकृत है। ये विकल्प हमें इसलिए सही लगा क्योंकि जो सारी मशीनें हैं, उपकरण है, सारी व्यवस्था है वो जब कंप्यूटरकृत हो गई हैं तभी जो है कंप्यूटर के बिना आज की दुनिया अधूरी मानी जा सकती है। इसलिए हमने पहले विकल्प को चूज किया। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने किस तरह से गद्यांश को पढ़ा और उसके आधार पर जो प्रश्न पूछे गए थे हमने जो है गद्यांश के आधार पर ही उसके उत्तर को चूज किया।
अब आपसे दूसरा गद्यांश भी जो है इसी प्रश्न के अंतर्गत पूछा जाता है। अब यदि आप दूसरा गद्यांश चूज करते हैं तो आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि यदि आप इस गद्यांश का चयन करते हैं, यानी यदि आपने दूसरे गद्यांश का चयन किया, आपने पहले गद्यांश का चयन नहीं किया, तो कृपया उत्तर पुस्तिका में लिखें कि आप प्रश्न संख्या 1 में दिए गए गद्यांश 2 पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं। तो यानी आपको अपनी जो आंसर शीट है उसमें लिखना है कि आपने प्रश्न संख्या 1 के गद्यांश 2 को चूज किया है और आप उसके आधारित प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं। तो दूसरा गद्यांश इस तरह से दिया गया है आपको कि पाठक आमतौर पर रूढ़िवादी होते हैं। वे सामान्यतः साहित्य में अपनी स्थापित मर्यादाओं की स्वीकृति या एक स्वप्न जगत में पलायन चाहते हैं। साहित्य एक झटके में उन्हें अपने आसपास के उस जीवन के प्रति सचेत करता है जिससे उन्होंने आंखें मूंद रखी थी। शुतुरमुर्ग अफ्रीका के रेगिस्तानों में नहीं मिलते, वे हर जगह बहुतायत में उपलब्ध हैं। प्रौद्योगिकी के इस दौर का नतीजा जीवन के हर गोशे में नगद फसल बढ़ता हुआ पागलपन है और हमारे राजनीतिज्ञ, सत्ता के दलाल, व्यापारी, नौकरशाह सभी लोगों को इस भगदड़ में नहीं पहुंचने जैसे दूसरे करते हैं वैसा करने, चूहा दौड़ में शामिल होने और कुछ न कुछ हासिल कर लेने को जिए जा रहे हैं। हम थक कर सांस लेना और अपने चारों ओर निहारना, हवा के पेड़ों में से गुजरते वक्त पत्तियों की मनहर लय गतियों को और फूलों के जादुई रंगों को, फूली सरसों के चमकदार पीलेपन को, खिले मैदानों की घनी हरितमा को, मर्म ध्वनि के सौंदर्य, हिम आच्छादित शिखरों की भव्यता, समुद्र तट पर पछाड़ खाकर बिखरती हुई लहरों के घोष को देखना सुनना भूल गए हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि पश्चिम की आधुनिकतावाद और भारत तथा अधिकांश तीसरी दुनिया के नव औपनिवेशिक चिंतन के साथ अपनी जड़ों के अलगाव, व्यक्तिवादी में हमारा अनिवार्य बेलगाम धसाव, अचेतन के बिंब, बौद्धिकता के विरोध, यह घोषणा की दिमाग अपनी रस्सी के अंतिम सिरे पर है, यथार्थवाद का विध्वंस, काम का एक केंद्रिक सुख मात्र रह जाना और मानव भावनाओं का व्यवसायीकरण तथा निम्नस्तरीयकरण इस अंधी घाटी में आ फंसने की वजह है। लेकिन वे भूल जाते हैं कि आधुनिकीकरण इतिहास की एक सच्चाई है और नई समस्याओं को जन्म देने और विज्ञान को अधिक जटिल बनाने के बावजूद आधुनिकीकरण एक तरह से मानव जाति की नियत है। मेरा सुझाव है कि विवेकहीन आधुनिकता के बावजूद आधुनिकता की दिशा में धैर्यपूर्वक सुयोजित प्रयास करना चाहिए। एक आलोचक किसी नाली में भी झांक सकता है, पर वह नाली निरीक्षक नहीं होता। लेखक का काम समझना है। साहित्य क्रांति नहीं करता, वह मनुष्य का दिमाग बदलता है और उन्हें क्रांति की आवश्यकता के प्रति जागरूक बनाता है। इस तरह से आपका दूसरा जो गद्यांश है वो दिया गया है और इसके नीचे भी आपको उसी तरह से निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर भी आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके जो आपको विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों में से जो सबसे सही आपको लगता है उसे चूज करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला आपसे प्रश्न पूछा गया है कि गद्यांश में शुतुरमुर्ग की संज्ञा किसे दी गई है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। लेखक जो संसार को समझना चाहता है, राजनीतिज्ञ जो अपने स्वार्थ साधना चाहता है, पाठक जो सपनों की दुनिया में रहना चाहता है और नौकरशाह जो दूसरों जैसा बनने की होड़ में शामिल है। यहाँ पर जो है पाठक के रूप में इस गद्यांश में लिखा गया है, इसलिए हमें तीसरा विकल्प जो है वो सबसे सही से उत्तर के रूप में चूज किया कि पाठक जो सपनों की दुनिया में रहता है उसे जो है शुतुरमुर्ग की संज्ञा दी है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, आधुनिकता की दिशा में सुयोजित प्रयास क्यों होना चाहिए और इसके विकल्प दिए गए हैं। इससे जीवन सुगम हो जाएगा तथा मानव प्रकृति का आनंद ले सकेगा। नई समस्याओं को जन्म लेने के पहले ही रोका जा सकेगा। आधुनिक होने की प्रक्रिया सदा से मानव सभ्यता का अंग रही है। इससे विज्ञान सरल व अधिक मानव कल्याणकारी हो सकेगा।
इनमें से जो है हमें सबसे जो सही विकल्प लगा वो लगा विकल्प नंबर 3, यानी आधुनिक होने की प्रक्रिया सदा से मानव सभ्यता का अंग रही है, इसलिए जो है आधुनिकता की दिशा में सुयोजित प्रयास करने की आवश्यकता है, जिससे जो है मानव जीवन सरल हो सकेगा, नई समस्याओं को रोका जा सकेगा। ये सारे जो विकल्प हैं वो तीसरे विकल्प में आ जाते हैं, इसलिए हमें तीसरा विकल्प सबसे सही लगा और हमने उसे उत्तर के रूप में चूज किया है। तीसरा जो प्रश्न पूछा गया है वो है नकद फसल के लिए बढ़ता हुआ पागलपन से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। लोग तुरंत व अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। दूसरा है लोग प्रकृति को समय नहीं देना चाहते हैं। तीसरा है लोग थके हुए हैं पर परिश्रम नहीं चाहते हैं। चौथा है लोग भौतिकतावादी और अमीर लोगों की नकल करना चाहते हैं। अब हमें यहाँ पर जो चारों विकल्प हैं उसमें से सबसे सही विकल्प लगा कि लोग जो है तुरंत और अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं, इसलिए जो है नगद फसल के लिए उनका पागलपन बढ़ रहा है, यानी वे जो है जल्दी से जो चीज उन्हें मिल जाए, अधिक से अधिक जो चीज उन्हें लाभ दे, उसकी ओर जो है उनका पागलपन बढ़ रहा है, इसलिए हमें पहला जो विकल्प है वो सबसे सही लगा। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, पाठक साहित्य से आमतौर पर क्या अपेक्षा रखते हैं। यहाँ पर आपको 4 विकल्प हैं कि साहित्य को हमारे मन की बात कहनी चाहिए। दूसरा है साहित्य को संसार को यथावत समझना चाहिए। तीसरा है साहित्य तनाव कम करने वाला होना चाहिए और चौथा है साहित्य को जीवन कौशल व मूल्यों की शिक्षा देनी चाहिए। यदि आपने जो आपका गद्यांश है उसे सही से पढ़ा है, ध्यानपूर्वक पढ़ा है, तो आपको याद होगा कि वहां पर लाइन है कि साहित्य को संसार को यथावत समझना चाहिए। ये जो है पाठक साहित्य से आमतौर पर ये अपेक्षा रखता है कि जो संसार है वो जैसा दिखता है उसे जो है पाठक के सामने भी उसी तरह से पेश किया जाए, ताकि जो पाठक है उसे संसार के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो सके। पांचवा जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो है लेखक के अनुसार साहित्य क्या कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अब यहाँ पर आपको विकल्प दिए गए हैं। लोगों को यथार्थ से अवगत करा बदलाव के लिए। दूसरा विकल्प है लोगों को जीवन की समस्याओं को भुला आगे जाने के लिए। तीसरा विकल्प लोगों को यथार्थवाद का विध्वंस करने के लिए। चौथा विकल्प है लोगों को भावनाओं व ऐन्द्रिक सुख से ऊपर उठ कार्य करने के लिए। अब यहाँ पर जो सबसे सही विकल्प हमें लगा वो लगा विकल्प नंबर 4, यानी लोगों को भावनाओं व ऐन्द्रिक सुख से ऊपर उठ कार्य करने के लिए जो है लेखक के अनुसार साहित्य को ये कार्य करना चाहिए कि जो लोग हैं उन्हें जो है उनकी भावनाओं से, उनका जो ऐन्द्रिक सुख है उससे दूर हटकर जो है कोई कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए, लेखक ये चाहता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपको प्रश्न नंबर 1 में 2 गद्यांश दिए जाते हैं, उनमें से आपको एक गद्यांश चूज करना होता है और प्रत्येक गद्यांश में जो है 5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक अंक निर्धारित होता है और जो कुल अंक है इस गद्यांश के लिए उसके लिए आपको 5 अंक दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न कंप्लीट होता है, आपको 2 में से 1 चूज करना, इस तरह से सॉल्व करना है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में भी आपको अपठित गद्यांश पूछा जाएगा, यानी यहाँ पर भी आपको अपठित गद्यांश ही पूछे जाएंगे जो आपकी पाठ्य पुस्तक से बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं, वो आपसे कहीं से भी रैंडमली पूछे जाते हैं, जिस तरह से प्रश्न नंबर 1 में पूछे गए थे। और यहाँ पर भी प्रत्येक गद्यांश के लिए आपको 5 अंक निर्धारित हुए हैं। यहाँ पर भी 5 ही अंक आपको एक गद्यांश के लिए दिए जाएंगे। और प्रश्न नंबर 2 में भी आपको क्या निर्देश दिया गया है कि नीचे 2 गद्यांश दिए गए हैं, किसी गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक गद्यांश चूज करना है, उसको ध्यान से पढ़ना है और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर भी गद्यांश 1 जब आप चूज करते हैं तो आपको उसके नीचे वही निर्देश दिया जाता है, केवल वहां पर लिखा होता है कि आपको जो प्रश्न संख्या है वो 2 में दिए गए एक पर आधारित प्रश्न, इस तरह से आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यानी पहले में आपने प्रश्न नंबर 1 लिखा था, यहाँ पर जो आप चूज करेंगे उस गद्यांश के नीचे आपको लिखना है कि आपने प्रश्न संख्या 2 में दिए गए गद्यांश 1 पर आधारित प्रश्न को जो आपने चूज किया है उसके उत्तर आप लिख रहे हैं।
तो आपका जो पहला गद्यांश है वो इस तरह से दिया है प्रश्न नंबर 2 का कि पशु को बांध कर रखना पड़ता है क्योंकि वह निरंकुश है, चाहे जहां तहां चला जाता है, इधर उधर मुंह मार देता है। क्या मनुष्य को भी इसी प्रकार दूसरों का बंधन स्वीकार करना चाहिए? क्या इससे उसमें मनुष्यत्व रह जाएगा? पशु के गले की रस्सी को एक हाथ में पकड़कर और दूसरे हाथ में एक लकड़ी लेकर जहां चाहो हाँक कर ले जाओ। जिन लोगों को इस प्रकार हाके जाने का स्वभाव पड़ गया है, जिन्हें कोई भी जिधर चाहे ले जा सकता है, काम में लगा सकता है, उन्हें भी पशु ही कहा जाएगा। पशु को चाहे कितना मारो, चाहे कितना उसका अपमान करो, बाद में खाने को दे दो, वह पूंछ और कान हिलाने लगेगा। ऐसे नर पशु भी बहुत से मिलेंगे जो कुचले जाने और अपमानित होने पर भी जरा सी वस्तु मिलने पर चट संतुष्ट और प्रसन्न हो जाते हैं। कुत्ते को कितना ही ताड़ना देने के बाद उसके सामने एक टुकड़ा डाल दो, वह झट से मारपीट को भूलकर उसे खाने लगेगा। यदि हम भी ऐसे ही हैं तो हम कौन हैं, इससे स्पष्ट कहने की आवश्यकता नहीं। पशुओं में भी कई पशु मारपीट और अपमान को नहीं सहते, वे कई दिन तक निराहार रहते हैं। कई पशुओं ने तो प्राण त्याग दिए, ऐसा सुना जाता है। पर इस प्रकार के पशु मनुष्य कोटि के हैं, उनमें मनुष्यत्व का समावेश है। यदि ऐसा कहा जाए तो कोई अत्युक्ति ना होगी। इस तरह से आपको पहला जो गद्यांश है वो दिया गया है प्रश्न नंबर 2 का, और उसके नीचे भी उसी तरह से निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर भी आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिनके विकल्पों में से आपको उपयुक्त जो आपको विकल्प लगेगा उसको जो है उत्तर के रूप में आपने लिखना है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कई पशुओं ने प्राण त्याग दिए क्योंकि। अब यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है उन्हें विद्रोह करने की अपेक्षा प्राण त्यागना उचित लगा। दूसरा विकल्प है उन्हें तिरस्कृत हो जीवन जीना उचित नहीं लगा। तीसरा विकल्प है वह यह शिक्षा देना चाहते थे कि प्यार मारपीट से अधिक कारगर है। चौथा विकल्प है वह यह दिखाना चाहते थे कि लोगों को उनकी आवश्यकता अधिक है, ना कि उन्हें लोगों की। अब यहाँ पर सबसे जो उपयुक्त विकल्प हमें लगा वो लगा दूसरा विकल्प कि उन्हें तिरस्कृत हो जीवन जीना उचित नहीं लगा। क्योंकि यदि आपने अच्छे से अपना गद्यांश पढ़ा है तो वहां पर आपने देखा होगा कि कुछ पशु जो हैं वो तिरस्कृत होकर जीना अच्छा नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इसलिए हमने दूसरा जो विकल्प है उसे चूज किया। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बंधन स्वीकार करने से मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको विकल्प दिए हैं। मनुष्य सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से कम स्वतंत्र हो जाएगा। मनुष्यत्व में व्यक्तित्व, इच्छा और निर्णय का तत्व समाप्त हो जाएगा। चौथा है मनुष्य की निरंकुशता में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर जो सबसे सही विकल्प हमें लगा वो लगा विकल्प नंबर 1 कि मनुष्य सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से कम स्वतंत्र हो जाएगा। क्योंकि यदि मनुष्य बंधन स्वीकार कर लेता है तो जो बाकी विकल्प हैं वो भी जो है इसी के अंतर्गत आ जाते हैं कि सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से जो वो ज्यादा काम करता है, जो स्वतंत्र रूप से काम करता है, वो कम हो जाएंगे, वो ज्यादा कम स्वतंत्र हो जाएगा। इसलिए हमने पहला विकल्प चूज किया है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है मनुष्यत्व को परिभाषित करने हेतु कौन सा मूल्य अधिक महत्वपूर्ण है। विकल्प है स्वतंत्रता, न्याय, शांति और प्रेम। इन विकल्पों में से जो सबसे उपयुक्त विकल्प हमें लगा वो लगा विकल्प नंबर 1 यानी स्वतंत्रता। क्योंकि स्वतंत्रता ही जो है इस गद्यांश में भी सबसे ज्यादा जोर स्वतंत्रता पर दिया गया है और उसके लिए स्वतंत्रता बहुत ज्यादा महत्व रखती है। स्वतंत्रता ही जो है मनुष्य को पशुओं से भिन्न करती है। इसलिए हमें जो है इन विकल्पों में से स्वतंत्रता जो विकल्प है वो सबसे ज्यादा सही लगा और हमने उसे उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया। चौथा जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो है गद्यांश के अनुसार कौन सी उद्घोषणा की जा सकती है। तो यहाँ पर आपको विकल्प दिए गए हैं। सभी पशुओं में मनुष्यत्व है, सभी मनुष्यों में पशुत्व है, मानव के लिए बंधन आवश्यक नहीं है और मान अपमान की भावना केवल मानव ही समझता है। अब यहाँ पर जो सभी विकल्प हैं उनमें से हमें सबसे उपयुक्त जो विकल्प लगा वो लगा नंबर 3 यानी मानव के लिए बंधन आवश्यक नहीं है।
क्योंकि सभी पशु जो है मनुष्यों की तरह व्यवहार नहीं करते। उसी तरह से जो दूसरा विकल्प है कि सभी मनुष्यों में पशुत्व है, यहाँ पर भी वही बात आ जाती है कि सभी जो मनुष्य हैं वो पशुओं की तरह व्यवहार नहीं करते। और जो चौथा विकल्प है कि मान अपमान की भावना केवल मानव समझते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि यदि आपने गद्यांश ध्यान से पढ़ा है तो वहां पर एक पंक्ति ये भी आई है कि जो कुछ पशु हैं वो भी जो है अपना जीवन तक त्याग देते हैं, क्योंकि उन्हें जो है अपमान सहन नहीं होता। इसलिए जो मान अपमान की भावना है वो कुछ पशु भी समझते हैं। इसलिए जो तीसरा जो विकल्प है यहाँ पर कि मानव के लिए बंधन आवश्यक नहीं है, वो हमें इस गद्यांश के अनुसार सबसे सही उद्घोषणा लगी। पांचवा जो प्रश्न पूछा गया है वो है गद्यांश में नर और पशु की तुलना किन बातों को लेकर की गई है। यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं वो है पिटने की क्षमता, पूंछ कान आदि को हिलाना, बंधन स्वीकार करना, लकड़ी द्वारा हांके जाना। यहाँ पर जो सबसे सही विकल्प हमें लगा वो लगा विकल्प नंबर 3, यानी बंधन को स्वीकार करना। क्योंकि बंधन को स्वीकार करने के बाद ही जो है ये सारे जो विकल्प हैं 3 वो इसमें आ जाते हैं कि यदि आपने बंधन स्वीकार किया है तो आप पिटोगे भी, कान पूंछ भी हिलाओगे और लकड़ी द्वारा हांके भी जाओगे। और बंधन स्वीकार नहीं करोगे तो जो है आप पिटेंगे भी नहीं, आप कान पूंछ भी नहीं हिलाएंगे और लकड़ी द्वारा हांके जाना भी वो उसमें संभव नहीं होगा। इस जो ये तीसरा विकल्प है बंधन स्वीकार करना, इसमें जो है तीसरा विकल्प है बंधन स्वीकार करना, इसमें जो है गद्यांश में नर और पशु की तुलना इसके द्वारा की गई है। इस तरह से प्रश्न नंबर 2 का पहला गद्यांश आपका कंप्लीट होता है। और यहाँ पर जो आपको दूसरा गद्यांश दिया गया है उसमें भी उसी तरह से आपको निर्देश दिए गए हैं कि यदि आप इस गद्यांश को चूज करते हैं, यानी अभी यदि आप प्रश्न संख्या 2 के गद्यांश 2 को चूज करते हैं तो उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है कि आपने प्रश्न नंबर 2 में दिए गए गद्यांश 2 पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं आप। तो यहाँ पर आपको जो गद्यांश है वो इस तरह से दिया गया है कि व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गए, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दक्यानुसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्शों और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो धर्म भीरू हैं वे भी त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त परिणाम खोजे जा रहे हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर बाहर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आधुनिक आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट न सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। अब यहाँ पर आपको इस तरह से दूसरा गद्यांश दिया गया है और यहाँ पर भी सेम जो है आपको निर्देश दिए हैं कि निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर भी जो है आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपको जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें जो आपको सबसे सही विकल्प लगता है, सबसे सही चॉइस लगती है, वो आपको चूज करना है और उसको उत्तर के रूप में लिखना है। तो पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि मनुष्य ने आदर्शों को मजाक का विषय किस कारण बना लिया है। यहाँ पर आपको विकल्प दिए हैं कानून, उन्नति, लोभ, धर्म भीरुता। तो यहाँ पर जो सबसे सही हमें विकल्प लगा वो लगा धर्म भीरुता, क्योंकि धर्म भीरुता के कारण ही जो है मनुष्य ने आदर्शों का मजाक बना लिया है। धर्म भीरुता के कारण ही जो है कानून को धर्म से नीचे माना जाता है। उन्नति वहां पर कैसे होगी जहां पर धर्म को ज्यादा सही माना जाएगा, वहां पर जो है धर्म के आधार पर जो है न्याय दिया जाएगा, वहां पर उन्नति नहीं हो सकती। और जो लोभ है वो भी धर्म भीरुता के अंडर ही आ जाता है, इसलिए हमें सबसे सही विकल्प यहाँ पर धर्म भीरुता लगा। दूसरा आपसे प्रश्न पूछा गया, धर्म एवं कानून के संदर्भ में भारत के विषय में कौन सा कथन सबसे अधिक सही है। तो यहाँ पर आपको विकल्प दिए हैं, महिलाओं का सम्मान धर्म तो है पर कानून नहीं। दूसरा विकल्प है, धर्म और कानून दोनों को धोखा दिया जा सकता है।
तीसरा है भले लोगों के लिए कानून नहीं चाहिए और बुरे इसकी परवाह नहीं करते हैं। चौथा है भारत का निचला वर्ग कदाचित अभी भी कानून को धर्म के रूप में देखता है। इन सभी विकल्पों में जो सबसे सही विकल्प हमें लगा वो लगा भारत का जो निचला वर्ग है वो कदाचित अभी भी कानून को धर्म के रूप में देखता है। यानी यदि आपने गद्यांश को सही से पढ़ा है तो वहां पर आपने ये भी पढ़ा होगा कि कुछ जो जगहें हैं, कुछ जो लोग हैं वो अभी भी धर्म को कानून से ऊपर समझते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है हमें भारत के विषय में ये कथन सही लग रहा है कि भारत में अभी भी निचला जो वर्ग है वो अभी भी कानून को धर्म के रूप में देखता है। तीसरा जो प्रश्न पूछा गया है वो है भारतवर्ष में सेवा और सच्चाई के मूल्य डैश रेखांकित के लिए विकल्प छांटिए। अब जो ये रिक्त स्थान है हमें उसके लिए विकल्प चूज करना है और आपको विकल्प दिए गए हैं। मनुष्य की समाज पर निर्भरता में कमी होने के कारण उसमें ह्रास हुआ है। दूसरा विकल्प है जीवन में उन्नति के बड़े पैमाने के कारण कहीं छिप से गए हैं। तीसरा है न्यायालयों में कानून की सत्यभाषी धाराओं में उलझकर रह गए हैं। और चौथा विकल्प है परमार्थ के लिए जीवन की बाजी लगाने वाले यह सिद्ध करते हैं कि यह व्यक्ति के मन को अभी भी नियंत्रित कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है वो हमें सबसे सही लगा कि भारतवर्ष में सेवा और आने के कारण कहीं छिप से गए हैं, वो अभी खत्म नहीं हुए हैं। ये आपने गद्यांश में पढ़ा होगा कि सेवा और सच्चाई छुप जरूर गए हैं लेकिन वो खत्म नहीं हुए हैं जीवन की उन्नति के कारण। इसलिए हमने यहाँ पर दूसरा जो विकल्प है उसे चूज किया है। चौथा जो आपसे प्रश्न पूछा गया है वो है भारतवर्ष का बड़ा वर्ग बाहर भीतर कदाचित क्या अनुभव कर रहा है। यहाँ पर आपको विकल्प दिए गए हैं कि धर्म कानून से बड़ी चीज है, दूसरा विकल्प है कानून धर्म से बड़ी चीज है और तीसरा है संयम अशक्त और अकर्मण्य लोगों के लिए है। चौथा है आदर्श और असूलों से यथार्थ जीवन असंभव है। तो हमने जो गद्यांश पढ़ा है उसके आधार पर जो है यहाँ पर भारत का बहुत बड़ा वर्ग बाहर भीतर ये अनुभव करता है कि धर्म जो है वो कानून से बड़ी चीज है। यानी धर्म के द्वारा जो है न्याय को छुपाया भी जा सकता है और न्याय को बदला भी जा सकता है। ऐसा जो है भारत के बड़े वर्ग जो है वो अनुभव करते हैं। पांचवा जो प्रश्न है वो ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। यानी जो सबसे सही आपको शीर्षक लगता है उसे चूज करना है। तो आपको विकल्प दिए हैं उन्नति के संदर्भ में जीवन मूल्यों की प्रासंगिकता। दूसरा विकल्प है मानव चित्त के आकर्षण निवारण में आदर्शों की भूमिका। तीसरा है समाज कल्याण हेतु धर्म और कानून में सह अस्तित्व। चौथा है धार्मिक व सार्वभौमिक मूल्यों का एकीकरण। यहाँ पर हमें जो सबसे उपयुक्त शीर्षक लगा वो लगा उन्नति के संदर्भ में जीवन मूल्यों की प्रासंगिकता। यानी यहाँ पर जो है ये बताया गया है इस गद्यांश में कि जो जीवन के मूल्य हैं वो छिपे जरूर हैं लेकिन वो मिटे नहीं हैं, उनकी जो प्रासंगिकता है वो बहुत ज्यादा अभी भी है हमारे जीवन में। तो उन्नति के संदर्भ में किस तरह से जीवन मूल्यों की प्रासंगिकता है ये जो है हमें सबसे सही शीर्षक लगा, इसलिए हमने इसका चयन किया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 के 2 गद्यांशों में से आपको एक गद्यांश चूज करना है, उसे ध्यान से पढ़ना है और उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका सही सही उत्तर देना है, चूज करना है और उसके लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। अब जो अगला भाग आता है वो आता है व्यवहारिक व्याकरण का और इसके लिए आपको कुल अंक 16 निर्धारित किए गए हैं। वो अंक किस तरह से किस भाग में किस प्रश्न में कितने कितने बंटे हुए हैं ये हम आगे जानेंगे। तो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है आपको उसे अच्छे से पढ़ना है। जो उसमें व्याकरण दिए जाते हैं उनमें से आपको 16 अंक का प्रश्न जो है आपके प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा। और यदि आपने अपने पाठ्य पुस्तक को अच्छे से पढ़ा है तो ये 16 जो नंबर है वो कहीं नहीं जाएंगे, उन्हें आप अच्छी तरह से लिख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा जो प्रश्न है उसमें आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। यानी प्रश्न नंबर 3 में आपको 5 भाग दिए जाएंगे, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको उन 5 में से केवल 4 भागों के उत्तर देने हैं और आपको यहाँ पर 4 अंक निर्धारित किए गए हैं।
पहला जो भाग है वो पूछा गया है, तंतारा बहुत बलशाली भी था। रेखांकित में पद है। अब यहाँ पर जो बहुत है वो रेखांकित किया गया है और उसमें कौन सा पद है आपने वो चूज करना है। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद और क्रियापद। तो यहाँ पर जो बहुत है वो है आपका क्रियापद, इसलिए आपने यहाँ पर चारों में से क्रियापद चूज करना है और उसको लिख लेना है। दूसरा आपसे पूछा है, वे माँ से कहानी सुनते रहते हैं। वाक्य में क्रिया पदबंध है। अब यहाँ पर एक वाक्य दिया है और उसमें आपसे पूछा है कि क्रिया पदबंध यहाँ पर कौन से, माँ से, दूसरा है माँ से कहानी, तीसरा है सुनते रहते हैं और चौथा है कहानी सुनते। अब यहाँ पर जो वाक्य है, वे माँ से कहानी सुनते रहते हैं, उसमें से क्रिया पदबंध कौन सा है? इसमें क्रियापद बंद है कहानी सुनते, इसलिए जो कहानी सुनते हैं चौथा विकल्प वो आपने चूज करना है और वहां पर आपने इसको लिख लेना है। तीसरा जो प्रश्न है वो पूछा है, बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया। वाक्य में रेखांकित पदबंध है। अब जो यहाँ पर रेखांकित पदबंध है उसमें कौन सा पदबंध है वो आपने चूज करना है। यहाँ पर है संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध या क्रिया विशेषण पदबंध। तो यहाँ पर जो ये वाक्य है, बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया है, इसमें जो रेखांकित वाक्य है उसमें संज्ञा पदबंध है, इसलिए संज्ञा पदबंध आपने चूज करना है और अपनी उत्तर पुस्तिका में संज्ञा पदबंध लिख लेना है। चौथा प्रश्न आपसे पूछा है, वाक्य उत्तर पुस्तिका में संज्ञा पदबंध लिख लेना है। चौथा प्रश्न आपसे पूछा है, वाक्य डैश से बनता है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए हैं, स्वर, व्यंजन, शब्द और पद। अब यहाँ पर वाक्य किससे बनता है? यहाँ पर वाक्य बनता है शब्द से, तो आपका जो तीसरा विकल्प है शब्द, उसे आपने चूज करना है और उत्तर के रूप में लिख लेना है। पांचवा जो आपसे प्रश्न पूछा है वो है, मैं तेजी से दौड़ता हुआ घर पहुंचा। यहाँ रेखांकित में कौन सा पदबंध है? यहाँ पर जो रेखांकित जो वाक्य है उसमें कौन सा पदबंध है? क्रिया विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध या क्रिया पदबंध। तो यहाँ पर जो रेखांकित है उसका जो पदबंध है वो है क्रिया विशेषण पदबंध। आपने उसे चूज करना है और अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लेना है। अब यहाँ पर जैसे तीसरे प्रश्न में ये 5 प्रश्न आपसे पूछे गए थे, उसमें से आपको 4 के उत्तर देने, यानी यहाँ पर आपको चॉइसेस है, यानी आप इसमें से कोई एक छोड़ सकते हो जो आपको लगता है कि। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपको उनमें से केवल 4 को चूज करना है। जो आपको सही लगता है कि आप उनमें से गलती नहीं करेंगे, उन चारों को चूज करके आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा है, बच्चे आए हैं और खेल रहे हैं। वाक्य रचना की दृष्टि से है, यानी ये जो वाक्य रचना की दृष्टि से ये कौन सा वाक्य है ये आपने चूज करना है। तो यहाँ पर 4 आपको विकल्प दिए हैं, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, सामान्य वाक्य। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे आए हैं और खेल रहे हैं। यहाँ पर और से जो है ये 2 वाक्य जुड़ गए हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा होगा, संयुक्त वाक्य होगा। तो आपने संयुक्त वाक्य चूज करना है और उत्तर पुस्तिका में उसका उत्तर लिखना है। दूसरा आपसे प्रश्न पूछा है, राम घर गया, उसने मां को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। अब यहाँ पर आपको 2 वाक्य दिए हैं और आपने इनका संयुक्त वाक्य बनाना है, एक ही वाक्य बनाना है और आप बनाना है। और आप कैसे बनाएंगे? यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए हैं कि राम ने घर जाकर मां को देखा। दूसरा विकल्प है, राम घर गया और उसने मां को देखा। तीसरा दिया है, राम घर गया अतः उसने मां को देखा। चौथा विकल्प है, जब राम घर गया तब उसने मां को देखा। संयुक्त वाक्य में जो है 2 वाक्य जोड़े जाते हैं और उसमें और का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर भी और वो इस तरह से क्या है, और का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है, राम घर गया और उसने मां को देखा, ये जो है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, इसलिए यहाँ पर हमने दूसरा जो विकल्प है उसे चूज किया है। तीसरा आपको यहाँ प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। अब यहाँ पर जो है आपको कुछ वाक्य दिए हैं, उसमें से मिश्र वाक्य कौन सा है उसे आपने चूज करना है। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए हैं, चोर को देखकर सिपाही उसे पकड़ने दौड़ा। दूसरा है, नेताजी भाषण देकर चले गए। तीसरा है, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। चौथा है, उस सो गया। यहाँ पर मिश्र वाक्य कौन सा है? यहाँ पर पहला जो विकल्प है, चोर को देखकर सिपाही उसे पकड़ने दौड़ा, ये मिश्र वाक्य है, इसलिए इसे जो है चूज किया है। या आपने भी उत्तर पुस्तिका में इसी तरह से मिश्र वाक्य को पहचानना है और उसे उत्तर के रूप में लिखना है।
चौथा यहाँ पर आपको दिया है निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य है। अब यहाँ पर आपको 4 वाक्य दिए हैं, उसमें संयुक्त वाक्य कौन सा है आपने उसे चूज करना है। तो यहाँ पर विकल्प दिए हैं, वह बाजार पुस्तक खरीदने गया, वह बाजार से पुस्तक खरीद लाया, वह बाजार गया तब पुस्तक खरीद लाया, वह बाजार गया और पुस्तक खरीद लाया। संयुक्त वाक्य में आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है, और वो इस तरह से जो 2 वाक्य जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर जो चौथा वाक्य है उसमें और का प्रयोग हुआ है, इसलिए जो है ये संयुक्त वाक्य हो गया। वह बाजार गया और पुस्तक खरीद लाया, इस तरह से जो है हमने चौथा विकल्प यहाँ पर चूज किया और उत्तर के रूप में लिख दिया। पांचवा जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो है मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में अथवा संयुक्त को सरल वाक्य में बदलने को कहते हैं। यहाँ पर जो है आपसे पूछा है कि जो मिश्र वाक्य है उसको संयुक्त वाक्य में या फिर संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलने को क्या कहते हैं। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए हैं, वाक्य निर्माण, वाक्य रूपांतरण, वाक्य प्रक्रिया, वाक्य संश्लेषण। तो जो दूसरा विकल्प है वाक्य रूपांतरण, ये जो है सबसे सही विकल्प है कि मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में और संयुक्त को सरल वाक्य में बदलने को वाक्य रूपांतरण कहते हैं। इसलिए हमने दूसरा जो विकल्प है उसे चूज किया है और उत्तर में दूसरे विकल्प को लिख लिया है। इस तरह से जो है यहाँ पर भी आपने देखा कि आपको 5 प्रश्न दिए गए थे, उसमें से आपको 4 को लिखना है जो आपको सबसे सही लगते हैं। यहाँ 5 में से 4 को चूज करके आपने लिखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कि निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से आपको 4 प्रश्नों को चूज करना है जिसके उत्तर आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। महावीर शब्द में कौन सा समास है? यहाँ पर आपने समास को ढूंढना है कि कौन सा समास है महावीर शब्द में, कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष या अव्ययी भाव। तो यहाँ पर जो महावीर शब्द है उसमें कर्मधारय समास है, इसलिए हमने पहले विकल्प को चूज किया। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है वनगमन समस्त पद का विग्रह होगा, यानी जो वनगमन है उसका समस्त पद विग्रह क्या होगा, ये आपने चूज करना है। और 4 विकल्प दिए हैं, वन का गमन, वन से गमन, वन को गमन, वन और गमन। अब यहाँ पर जो सबसे सही विकल्प है वो है वन को गमन, यानी तीसरा विकल्प हमने चूज किया है और उसे उत्तर के रूप में लिख लिया है। वन गमन का जो समस्त पद विग्रह है वो होगा वन को गमन। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा है पीत है जो अंबर का समस्त पद है। समस्त पद कौन सा है? पीत है जो अंबर का, पीतांबर, पीत अंबर, पीतांबर, पीला अंबर। तो यहाँ पर जो सबसे सही विकल्प है वो है पीतांबर, पीतांबर, यानी तीसरा जो विकल्प है वो सबसे सही है, इसलिए हमने तीसरे विकल्प को उत्तर के रूप में चूज किया है। चौथा जो आपको प्रश्न पूछा है वो है गुरु दक्षिणा शब्द के सही समास विग्रह का चयन कीजिए, यानी जो गुरु दक्षिणा है उसके सही जो समास विग्रह है वो क्या होगा। गुरु से दक्षिणा तत्पुरुष समास, गुरु का दक्षिणा तत्पुरुष समास, गुरु की दक्षिणा तत्पुरुष समास या गुरु के लिए दक्षिणा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है, ये तो सही है, लेकिन कौन सा समास विग्रह सही है वो है चौथा जो आपको विकल्प दिया है गुरु के लिए दक्षिणा, यानी गुरु दक्षिणा, ये सबसे सही है, इसलिए हमने चौथा जो विकल्प है उसे चूज किया है और उत्तर के रूप में लिखा है। पांचवा आपको प्रश्न पूछा है दिनचर्या समस्त पद का विग्रह है, यानी जो दिनचर्या है उसका समस्त पद विग्रह क्या है। दिन की चार्या, दिन में आराम, दिन में की चार्या, दिन में आराम, दिन में चलना, दिन भर खाना, यानी दिनचर्या का जो समस्त पद विग्रह है वो क्या है। पहला जो यहाँ पर विकल्प दिया है दिन की चार्या, वो जो है सबसे सही समस्त पद विग्रह है, इसलिए हमने पहला जो विकल्प है उसे चूज किया है और लिखा है। यहाँ पर भी आपने 5 में से 4 को चूज करना था और उसके उत्तर देने थे। अब जो छठा प्रश्न है वो आपसे पूछा है निम्नलिखित चारों भागों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको 4 भाग दिए हैं और आपको चारों को लिखना है। यहाँ पर आपको 5 नहीं दिए हैं छठे प्रश्न में, यहाँ पर 4 ही दिए हैं और आपको चारों के चारों भाग जो है वो कंप्लीट करने हैं। तो पहला जो प्रश्न है आपका वो लिखा है पढ़ाई में मेहनत कर मैं डैश हो सकता हूँ, मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको 4 मुहावरे जो हैं वो दिए हैं, अंधों में काना राजा, एक पंथ दो काज, अपना हाथ जगन्नाथ, पैरों पर खड़ा होना। तो यहाँ पर जो मुहावरे हैं उसमें से जो सबसे सही मुहावरा यहाँ पर फिट बैठता है खड़ा होना, यानी पढ़ाई में मेहनत कर मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ, ये मुहावरा यहाँ पर फिट बैठता है, इसलिए हमने चौथा जो विकल्प है उसे चूज किया है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है विपत्ति में उसकी अक्ल डैश उपयुक्त मुहावरे
से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको यहाँ पर मुहावरे दिए हैं, खो जाना, ठनक जाना, चकरा जाना, आग बबूला हो जाना। तो यहाँ पर जो सबसे सही आपका मुहावरा बैठता है वो है खो जाना, यानी विपत्ति में उसकी अक्ल खो गई। ये जो है सबसे उपयुक्त मुहावरा यहाँ पर बैठता है, इसलिए हमने पहला विकल्प चूज किया है। तीसरा जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो है, सच्चे शूरवीर देश की रक्षा में प्राणों की डैश हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति सटीक मुहावरे से कीजिए। यानी जो सबसे सही आपको मुहावरा लगता है वो आपने यहाँ पर फिट बिठाना है। तो आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, 4 मुहावरे दिए हैं। बलि लगा देते हैं, जान लगा देते हैं, ताकत लगा देते हैं, आहुति लगा देते हैं, आहुति लगा देते हैं। तो यहाँ पर सबसे जो सही मुहावरा आपका बैठता है वो बैठता है चौथा विकल्प, आहुति लगा देना। सच्चे शूरवीर देश की रक्षा में प्राणों की आहुति लगा देते हैं। ये जो है सबसे सही मुहावरा यहाँ बैठता है, इसलिए हमने चौथा विकल्प चूज किया है। चौथा जो आपसे प्रश्न पूछा है वो है, गरीब माँ बाप अपना डैश कर बच्चों को पढ़ाते हैं और वे चिंता नहीं करते, रिक्त स्थान की पूर्ति सटीक मुहावरे से कीजिए। यहाँ पर भी आपने मुहावरा चूज करना है सही, और यहाँ पर 4 मुहावरे आपको दिए हैं, गला काट, पेट काट, खून बहा या मन लगा। तो यहाँ पर सबसे सही जो मुहावरा बैठता है आपका रिक्त स्थान में वो है पेट काट कर, यानी गरीब माँ बाप अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ाते हैं और वे चिंता नहीं करते। ये सबसे सही बैठता है, इसलिए हमने पेट काट मुहावरा जो है यहाँ पर चूज किया है, यानी विकल्प नंबर 2। इस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि व्यवहारिक व्याकरण में जो 16 अंक आपको निर्धारित होते हैं वो आपके तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इन 4 प्रश्नों में 4-4 अंकों में बंटे होते हैं, और आपको 4-4 प्रश्न जो है इनमें से करने होते हैं, और आपको किस तरह से हर प्रश्न को सॉल्व करना है ये यहाँ पर बताया है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ। अब बात करते हैं पाठ्य पुस्तक वाले भाग की। पाठ्य पुस्तक वाला भाग आपके प्रश्न पत्र में 14 अंकों के लिए पूछा जाता है। ये अंक सभी प्रश्नों में किस तरह बांटे जाते हैं, किस प्रश्न के लिए कितने अंक निर्धारित होते हैं, और कौन से प्रश्न में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये हम आगे जानेंगे। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 में आपको पद्यांश पूछा जाता है, और ये पद्यांश जो है आपकी पाठ्य पुस्तक से ही पूछा जाएगा। यानी पाठ्य पुस्तक में जितने भी आपके काव्य खंड है उसमें से कोई एक पद्यांश जो है वहां से यहाँ पर आपके प्रश्न पत्र में दिया जाएगा, और उस पद्यांश पर आधारित जो है कुछ प्रश्न जो है विकल्प सहित पूछे जाएंगे, जिसमें से जो है उपयुक्त विकल्प को चुनकर आपको उत्तर के रूप में लिखना होगा। ये प्रश्न जो है 4 अंकों के लिए पूछा जाएगा। यहाँ पर आपके पास जो पद्यांश दिया गया है वो है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जिंदगी जो खून से नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब ये जो आपको पद्यांश दिया गया है इसकी आपको व्याख्या आनी चाहिए, तभी जो है इस पे जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसके उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। इसके लिए आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में जितने भी काव्य खंड है, जितनी भी कविताएं दी गई है, उन्हें जो है अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर भी आपको निर्देश दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर भी आपको जो प्रश्न दिए जाएंगे उनमें जो है कुछ निर्देश दिए गए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है, उनके अनुसार जो है आपको सही विकल्प चुनकर सही चॉइस जो है चूज करके उत्तर के रूप में लिखनी है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया, पंक्ति में सर किसका प्रतीक है। अब यहाँ पर आपको एक पंक्ति पूछी गई है और उस पंक्ति में जो सर शब्द है वो किसका प्रतीक है ये पूछा गया है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए हैं, स्वाभिमान, सिर, घमंड, पराक्रम। अब यहाँ पर जो सबसे उपयुक्त हमें लगता है वो है स्वाभिमान, यानी जो हमारे देश का स्वाभिमान है हिमालय, हमने उसे झुकने नहीं दिया, ये जो है सैनिक बता रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है स्वाभिमान सबसे उपयुक्त जो है विकल्प है, इसलिए हमने उसे उत्तर के रूप में चुना है। दूसरा जो प्रश्न है वो है,
है, यहाँ पर जो बांकपन शब्द यूज हुआ है पद्यांश में वो किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर 4 आपको विकल्प दिए हैं, वक्रता, अद्भुत, छवि, बेमिसालपन। तो यहाँ पर जो सबसे उपयुक्त हमें लगता है वो है बेमिसालपन, यानी जो चौथा आपका विकल्प है वो यहाँ पर बांकपन शब्द के प्रतीक के रूप में हमें लगता है प्रयुक्त हुआ है, इसलिए हमने उसे जो है उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया है। तीसरा जो प्रश्न है वो है, धरती के दुल्हन बनने से तात्पर्य है। अब यहाँ पर 4 विकल्प हैं, दुल्हन की भांति शर्मा रही है, सैनिकों के खून से नहा गई है, बलिदान से गौरवान्वित हुई है, दुल्हन की भांति अपने प्रियतम की आस देख रही है। अब यहाँ पर जो सबसे उपयुक्त विकल्प है वो है सैनिकों के खून से नहा गई है। यहाँ पर जो धरती के दुल्हन बनने के तात्पर्य है इस पद्यांश में, वो सैनिकों के खून से जो धरती है वो लाल हो गई है। तो यहाँ पर जो है उस खून को जो है उनसे जो धरती है वो लाल हो गई है, तो यहाँ पर जो है उस खून को जो है श्रृंगार के रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो है सबसे प्रयुक्त जो हमें लगता है वो है सैनिकों के खून से नहा गई है, इसलिए जो दूसरा यहाँ विकल्प है वो हमने उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया है। चौथा जो प्रश्न पूछा गया है वो है, सर पर कफन बांधने का अर्थ है बलिदान के लिए तैयार होना, मरने की कोशिश करना, अपने लिए जान की बाजी लगाना, लोगों को दिखाना कि हम मरने से नहीं डरते। तो यहाँ पर पद्यांश में जो पंक्ति है सर पर कफन बांधने की, उसका जो तात्पर्य है, उसका जो अर्थ है वो है बलिदान के लिए तैयार होना। यानी यहाँ पर जो सैनिक है वो ये कह रहे हैं कि वो जो है सर पर कफन बांधकर जो है देश की रक्षा के लिए तैयार है, बलिदान के लिए तैयार है। इसलिए जो पहला विकल्प है वो सबसे ज्यादा प्रयुक्त है, इसलिए हमने जो है उसे उत्तर के रूप में लिया है। इस तरह से जो है इस पद्यांश में 4 प्रश्न पर जो है वो निर्धारित है और इस पद्यांश का जो कुल अंक है वो 4 है। और आपको अपनी पाठ्य पुस्तक की सभी कविताओं को अच्छे से पढ़ लेना है ताकि कोई भी भूल जो है आप यहाँ पर उत्तर को चूज करने में ना करें, ताकि आपके 4 के 4 अंक जो है वो सुनिश्चित हो जाएं। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, और यहाँ पर 8वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए, और ये 5 अंक के लिए आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पर जो है आपसे गद्यांश पूछा गया है। अब यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना है कि जो ये गद्यांश पूछा जाएगा ये आपकी पाठ्य पुस्तक से ही पूछा जाएगा। पहले जो गद्यांश पूछे गए थे वो अपठित गद्यांश थे, यानी वो जो है आपकी पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड नहीं थे। लेकिन जो ये 8वें प्रश्न का गद्यांश होगा ये आपकी पाठ्य पुस्तक में से ही कहीं से चूज किया गया होगा और पाठ्य पुस्तक में से ही लिया गया होगा। तो यहाँ पर जो गद्यांश लिया गया है वो है, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप में लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे, 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में पूरा करने की कोशिश करने लगे। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं, हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल में दोनों ही काल मिथ्या हैं, एक चला गया है दूसरा आया ही नहीं है। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है। उस दिन दिमाग से भूत और भविष्य दोनों ही काल उड़ गए थे, लेकिन वर्तमान क्षण सामने था और यह अनंत काल जितना विस्तृत था। अब अगर आपने अपनी पाठ्य पुस्तक को ध्यान से पढ़ा है तो आपको याद होगा कि ये गद्यांश जो है पतझड़ की टूटी पत्तियां नामक पाठ से लिया गया है। इस गद्यांश के बाद जो है आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर भी आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका जो है आपको कुछ चॉइसेस में से सही चॉइस चूज करके जो है उत्तर के रूप में लिखनी है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गद्यांश में मानसिक रोगों के बढ़ने का कारण क्या बताया गया है। यहाँ पर 4 विकल्प हैं, अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करना, तेज रफ्तार से दौड़ते दिमाग का तनाव, सामर्थ्य से अधिक कार्य करने का दबाव, खट्टी मीठी यादों में उलझे रहना।
तो यहाँ पर जो सबसे स्टिक या फिर सबसे जो है सही विकल्प हमें लगता है वो है नंबर 3, यानी सामर्थ्य से अधिक कार्य करने का दबाव। यानी जो मानसिक रोग है उसे बढ़ाने का जो कारण है वो जरूरत से ज्यादा काम करना है, जिसके कारण तनाव भी बढ़ जाता है और मानसिक रोग होते हैं। इसलिए हमने जो है तीसरे विकल्प को उत्तर के रूप में चूज किया है। दूसरा जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो है जीवन की रफ्तार बढ़ने का अर्थ है। यहाँ पर 4 विकल्प है: प्रतियोगी होना, दूसरों को हराना, तीव्र गति से कार्य का निष्पादन करना, जल्दी बूढ़ा होना। आपके गद्यांश के अनुसार जो है यहाँ पर तीसरा विकल्प सबसे सही बैठता है, यानी तीव्र गति से कार्य का निष्पादन करना जो है जीवन की रफ्तार बढ़ाने का अर्थ है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है दोनों ही काल मिथ्या हैं, इसका तात्पर्य है। यानी दोनों ही काल मिथ्या है, इसका क्या तात्पर्य है? यहाँ पर 4 विकल्प हैं: समय सदा सत्य नहीं रहता, दोनों सदा सत्य नहीं रहता, दोनों ही काल झूठे हैं, व्यक्ति का नियंत्रण केवल वर्तमान पर रहता है, व्यक्ति को खट्टी मीठी यादों में नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर जो है दोनों ही काल मिथ्या है का तात्पर्य है कि व्यक्ति का जो नियंत्रण है वो केवल वर्तमान पर रहता है, क्योंकि जो 2 काल हैं, भविष्य और भूतकाल जो है वो एक आया नहीं है, दूसरा चला गया है। ये जो है आपने गद्यांश में पढ़ा है। तो यहाँ पर केवल वर्तमान जो काल है वो सत्य है, दोनों काल झूठे हैं। इसका तात्पर्य यही है कि जो व्यक्ति है उसका नियंत्रण वर्तमान पर ही रहता है, दोनों काल झूठे हैं। इसलिए जो है तीसरा विकल्प हमें यहाँ सबसे सही लगता है। चौथा जो यहाँ पर प्रश्न है वो है दिमाग पर स्पीड का इंजन क्यों लगाया जाता है। यहाँ पर 4 विकल्प हैं: अमेरिका से प्रतिस्पर्धा के लिए, दौड़ने की गति बढ़ाने के लिए, दिमाग की स्पीड बढ़ाने के लिए, दिमाग को तनाव मुक्त रख अधिक कार्य करने के लिए। गया है नंबर 3 विकल्प जो है यहाँ पर सबसे सही लग रहा है कि दिमाग की स्पीड को बढ़ाने के लिए। जब स्पीड बढ़ेगी तो तनाव तो होगा ही, तो तनाव से मुक्त रहकर जो है अधिक कार्य करने के लिए स्पीड का इंजन नहीं लग सकता, इसलिए दिमाग की स्पीड बढ़ाने के लिए जो है स्पीड का इंजन लगाया जाता है। पांचवा जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो है अनंत काल के विस्तृत होने का क्या कारण है। यहाँ पर 4 विकल्प हैं: समय व्यतीत नहीं हो पाने के कारण, लेखक के बोर होने के कारण, लेखक केवल वर्तमान के बारे में ही सोच पा रहा था, क्योंकि आकाश का दूसरा नाम अनंत है। यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है वो सबसे सही है कि लेखक केवल वर्तमान के बारे में ही सोच पा रहा था, वो भविष्य और भूतकाल के बारे में नहीं सोच पा रहा था। इसलिए जो है उसे ये लग रहा था कि जो ये वर्तमान काल है ये बस यही चल रहा है, ये बहुत विस्तृत हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है, ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं, ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। वो केवल वर्तमान के बारे में सोच रहा था, इसलिए जो है तीसरा विकल्प यहाँ पर सबसे सही है। तो यहाँ पर जो आपका गद्यांश आपसे पूछा गया है वो 5 अंक के लिए पूछा गया है। 5 प्रश्न है, यानी हर एक प्रश्न के लिए 1-1 अंक निर्धारित है। इसलिए आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के जो पाठ है उन्हें भी ध्यान से पढ़ना है, जो ये प्रश्न है उनके उत्तर को चूज करते हुए आपसे कोई गलती ना हो। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 9, और यहाँ पर जो है आपको दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर भी आपसे एक गद्यांश पूछा गया है जिसमें जो है आपको विकल्प दिए गए हैं, यानी जैसे प्रश्न नंबर 8 में है वैसे ही प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा गया है। ये भी 5 नंबर के लिए पूछा गया है। उसी तरह से आपके पाठ्य पुस्तक से ही ये गद्यांश पूछा जा रहा है, जैसे प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया था। तो यहाँ पर जो गद्यांश के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामिरो की माँ क्रोध में उफन पड़ी। उसने तंतारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी तंतारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। यह तंतारा के लिए असहनीय था। वामिरो अब भी रोए जा रही थी। तंतारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वहीं अपनी असहायता पर खींच। वामिरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम ना था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था।
अब अगर आपने अपनी पाठ्य पुस्तकों को ध्यान से पढ़ा है, ये जो गद्यांश है वो तंतारा वामिरो की कथा वाले चैप्टर से लिया गया है। और यहाँ पर भी इस गद्यांश के बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है कि निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर भी आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे और उनमें से जो है आपने सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चूज करना है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गद्यांश में क्रोध और अग्नि की तुलना क्यों की गई है? इसमें आपको विकल्प दिए हैं, क्रोध और अग्नि दोनों ही बड़े गर्म होते हैं। क्रोध और अग्नि दोनों ही पर नियंत्रण कठिन है। तंतारा का स्वभाव बहुत गुस्से वाला था। वामिरो की माँ और तंतारा दोनों गुस्से में थे। अब यहाँ पर जो सबसे उपयुक्त विकल्प है वो है विकल्प नंबर 2, यानी क्रोध और अग्नि दोनों ही पर नियंत्रण कठिन है। इसलिए जो है क्रोध और अग्नि की तुलना की गई है, यानी दोनों एक जैसे हैं, दोनों पर नियंत्रण करना बहुत ज्यादा कठिन होता है। इसलिए विकल्प नंबर 2 जो है वो सबसे सही है। पूछा गया है, तंतारा को गुस्सा क्यों आया? यहाँ पर 4 विकल्प हैं। वामिरो की मां ने तंतारा से झगड़ा किया। उसे विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था। वामिरो अब विवाह के लिए तैयार ना थी। वामिरो ने तंतारा की सहायता नहीं की। इनमें से जो सबसे उपयुक्त विकल्प है वो है नंबर 2, यानी उसे विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था। यानी बाकी सारी चीजें जो हैं वो सही है, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा तंतारा को क्यों आया था? क्योंकि विवाह की जो निषेध परंपरा थी, यानी वो वामिरो से विवाह नहीं कर पा रहा था। उनकी परंपरा के अनुसार जो है वो वामिरो से विवाह नहीं कर सकता था, इसलिए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा था। इसलिए यहाँ पर नंबर 2 जो विकल्प है वो सबसे ज्यादा सही है, इसलिए उसे हमने उत्तर के रूप में प्रयुक्त किया है। तीसरा जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो है, वामिरो की मां को दृश्य अपमानजनक क्यों लगा? तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। मां को गांव के समक्ष अपमान महसूस हुआ। मां को वामिरो के लिए तंतारा पसंद नहीं था। मां गांव की परंपरा से बंधी थी। मां वामिरो से बहुत प्यार करती थी। यहाँ पर जो है विकल्प नंबर 1, यानी मां को गांव के समक्ष अपमान महसूस हुआ, ये आपने गद्यांश में भी पढ़ा है, इसलिए ये जो है सबसे प्रयुक्त उत्तर है। प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि तंतारा वामिरो कथा समाज की किस समस्या की ओर ध्यान इंगित करती है? यहाँ पर 4 विकल्प हैं, जाति प्रथा, बेमेल विवाह, विवाह की परंपरागत नियम और बाल विवाह। तो यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है, विवाह के परंपरागत नियम, ये जो है समाज की समस्या है और तंतारा वामिरो कथा जो चैप्टर है वो इसी समस्या की ओर जो है हमारा ध्यान खींचती है। इसलिए विकल्प नंबर 3 जो है यहाँ पर सबसे सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा गया है, आग बबूला हो उठने का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, अधिक क्रोध आना, आग की प्रचंड लपटों की तरह लहराना, बच्चों की चिंता करना, बहुत परेशान हो उठना। तो यहाँ पर इस गद्यांश के अनुसार आग बबूला हो उठने का जो अर्थ है वो है अधिक क्रोध आना, यानी आपका पहला विकल्प जो है वो यहाँ पर सही उत्तर है। तो इस तरह से खंड अ में जो है 9 प्रश्न पूछे जाते हैं और 9 प्रश्नों में जो है अंकों को किस तरह से बांटा गया है, किस तरह से आपने इन प्रश्नों को हल करना है, आपको समझ में आ गया होगा। और सैंपल क्वेश्चन पेपर का खंड ब जो है हम जल्दी ही आपके लिए लेकर आएंगे। और सक्सेस सीरीज एजुकेशन को जो है आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और